इस लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 11 जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है, रेस जुडिकेटा का बैकग्राउंड समझा था, राइट। इससे रिलेटेड जो भी जूरिस्प्रूडेंस था हमने वो समझा था। अब फिर उसके बाद हमने सेक्शन 11 को समझा था। सेक्शन 11 की हमने एक रीडिंग की थी, एक्सप्लेनेशंस पढ़े थे। सेक्शन 11 के जो 8 एक्सप्लेनेशंस हैं उसमें स्पेशली हमने एक्सप्लेनेशन 8 को पढ़ा था जो 1976 अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, और उसको हमने मेन प्रोविजन के साथ पढ़ा था कि वैसे तो देखने में ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, बट क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ, ये हमने कवर किया था। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 11 के रेस जुडिकेटा के, वो हम वन बाय वन समझते हैं कि इनका क्या मतलब है, राइट। तो पहला हमने ये पढ़ा था कि जो इशू है, राइट, वो फॉर्मर सूट में, राइट, फॉर्मर सूट मतलब सूट 1 जो पहले डिसाइड हो चुका है, और सूट 2 जो डिसाइड होने के बावजूद पार्टीज, जो सेम पार्टीज हैं, दोबारा जो फाइल करने की इच्छा रखती हैं, तो ये क्या हो गया, फॉर्मर सूट। और दूसरा क्या हो गया, सब्सीक्वेंट सूट, राइट, ऑन सेम मैटर। तो जो इश्यूज हैं वो क्या, जो डिस्प्यूट है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए। तो जो मैटर है वो क्या होना चाहिए, द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द लेटर सूट। वो सेम होना चाहिए जो पुराने वाले सूट में था। ऑब्वियसली अगर इन दोनों पार्टीज के बीच में मान लो अलग अलग डिस्प्यूट है, लेट्स से इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि S1 और S2 के बीच में पहले एक, ये दोनों नेबर्स हैं, इनके बीच में एक जो लड़ाई थी वो एक प्लॉट को लेके थी और वो लड़ाई रिजॉल्व हो गई, राइट। दूसरी लड़ाई इनके बीच में इस बात को लेके थी कि एक ईजमेंट्री राइट है, राइट, एक ईजमेंट्री राइट है जो कि इस प्लॉट से इसका कुछ लेना देना नहीं है, एक अलग ही चीज है, राइट, जो दूसरे डायरेक्शन में है। उस राइट को लेके इनके बीच में कोई विवाद हो गया, तो जस्ट बिकॉज दोनों पार्टी सेम है, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले सूट में S1 में जो मुद्दा था वो अलग था और S2 में जो इशू था वो क्या था, अलग था। तो ऐसा तो कहीं लॉ मना नहीं करता है कि दो पार्टीज एक से ज्यादा बार कोर्ट में नहीं जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, पर उनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम इशू के लिए, सेम डिस्प्यूट के लिए आप बार बार कोर्ट में जाओ, राइट, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उसके बाद भी जाओ, तो फिर दैट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। पर अगर उन दोनों पार्टीज के बीच में कोई नया इशू अराइज हो गया है, कोई नया डिस्प्यूट अराइज हो गया है, कोई नई प्रॉब्लम अराइज हो गई है, तो ऐसे केसेस में तो पार्टीज ऑब्वियसली कोर्ट के सामने जा सकती हैं, उनको बार नहीं किया जा सकता। तो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू का मतलब यही है कि जो मैटर है वो दोनों सूट्स में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट, जो कि मतलब पुराने सूट में भी वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू होना चाहिए, जो कि नए सूट में भी, जो कि नए सूट में रेज करने की जो पार्टीज हैं वो कोशिश कर रही हैं, राइट। तो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू का क्या मतलब है, मतलब मेन इशू होने चाहिए, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें। ऐसा नहीं है कुछ इंसिडेंटली कोर्ट ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी डिसीजन दे दिया जो रेलेवेंट नहीं थी, उसके अलावा कोर्ट ने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कोई डिसीजन दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज नॉट अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन 3 की बात करें तो एक्सप्लेनेशन 3 थोड़ा सा क्लियर करता है। मैंने आपको जब सेक्शन 11 पढ़ाया था, सेक्शन 11 में जब एक्सप्लेनेशन 3 आपको बता रहा था, तो मैंने बताया था कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू कौन से होते हैं, ऐसे इश्यूज जो कि अलेज किए गए हों वन पार्टी के थ्रू। एक पार्टी बोल रही नहीं ये प्लॉट मेरा है, दूसरी पार्टी बोल रही नहीं ये मेरा है, राइट। अलेज किए गए हों वन पार्टी के थ्रू, या और दूसरी पार्टी ने उनको या तो डिनाई किया हो या एडमिट किया हो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली। तो ऐसे इश्यूज को मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू माना जाता है फॉर्मर सूट पे। मान लेते हैं कोई मैटर फॉर्मर सूट में पार्टीज ने अलेज भी नहीं किया, ना डिनाई किया गया, उस पे कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उस पे कोर्ट ने अपना कुछ ओपिनियन दिया, अपना कुछ रूलिंग दी, तो वो चीज जो है, वो जो डिसीजन है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। क्यों? क्योंकि ना ही किसी पार्टी ने अलेज किया, ना ही दूसरी पार्टी ने एडमिट किया या फिर डिनाई किया, राइट। तो अगर कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया गया, किसी पार्टी ने कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया गया और कोर्ट ने फिर भी वो रिलीफ दे दी, तो जस्ट बिकॉज वो डिग्री पास कर दी कोर्ट ने,
राइट, वो मैटर जो है डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू नहीं माना जाएगा उस डिक्री में, राइट। ओके, तो जो मैटर होना चाहिए, इसीलिए क्या होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू होना चाहिए, राइट। पुराने सूट में, फॉर्मर सूट में, अगर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सूट को बार करना है रेस जुडिकेटा के थ्रू तो, राइट। तो अगर कोई इशू डिसाइड किया गया था जजमेंट में और जजमेंट उस इशू पे बेस्ड था तो हम उसको मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इशू मानेंगे। पर अगर कोई कोलैटरल और इंसिडेंटल इश्यूज हैं जो कि ठीक है उस इशू के साथ साथ थे, राइट, तो उनको हम सब्सटैंशियल इशू और डायरेक्ट इशू नहीं मानेंगे, राइट। इस चीज को आप अगर केवल लैंग्वेज पे जाओगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिए हैं और ये सोचते हुए लिए हैं कि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, सिंपली आपको समझाया जा सके। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं अमित जो है वो बहराम को सू करता है रेंट ड्यू के लिए। तो अमित क्या हो गया, अमित इस केस में प्लेंटिफ हो गया। सूट किस लिए है, रेंट के लिए है, राइट। रेंट के लिए किसको सू कर रहा है, बहराम को सू कर रहा है। तो बहराम क्या हो गया, बहराम डिफेंडेंट हो गया, ठीक है। बहराम मना करता है, बहराम डिनाई कर देता है क्लेम और बोलता है कि रेंट जो है ये मतलब मुझे कोई रेंट वगैरह नहीं देना है, राइट। तो जब अमित ने सू किया और बहराम ने डिनाई कर दिया तो यहां पे रेंट क्या है, ये रेंट वो मैटर है जिसके मामले में रिलीफ कोर्ट से क्लेम किया गया है। अमित ने जिस चीज को रिलीफ को क्लेम किया है और बहराम क्या है, बहराम उसको मना कर रहा है। तो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इस सूट में क्या है, रेंट है, कि भाई रेंट जो है अमित जो क्लेम कर रहा है क्या वो रेंट ड्यू है या नहीं है, बहराम को वो रेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो डायरेक्ट इशू, मेन इशू इस केस में क्या है, रेंट का पे किया जाना, राइट। अब अमित जो है बहराम को सू करता है, मान लेते हैं रेंट के लिए, एंड बहराम क्लेम करता है अबेटमेंट ऑफ रेंट ऑन द ग्राउंड दैट द एरिया इज ग्रेटर देन दैट शोन इन द लीज। द फाइंडिंग as to the excess area is not res judicata because this was not the matter directly and substantially in issue but only ancillary to it। मतलब इसका क्या है, अब हम मानते हैं अब अमित ने, ये तो एक सूट है जिसमें अमित ने रेंट के लिए मांगा, रेंट के लिए बात की। अब अमित क्या करता है, अमित एक दूसरे सूट में क्या करता है, बहराम को वो सू करता है किसके लिए, रेंट के लिए, ठीक है। और बहराम क्या करता है, मान लीजिए ये सूट 1 था जो अमित ने फाइल किया बहराम के अगेंस्ट रेंट के लिए। अब सूट 2 सब्सिक्वेंट सूट जो है, ये मान लेते हैं फॉर्मर सूट था और ये जो S2 है, ये जो दूसरा सूट अभी फाइल, ये सब्सिक्वेंट सूट है, राइट। अमित ने रेंट के लिए फिर से सू किया। अब बहराम क्या बोल रहा है, बहराम कह रहा है कि नहीं नहीं ये सूट जो है अबेटमेंट हो जाना चाहिए, मतलब जो रेंट है वो कम हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ग्राउंड है किस किस बेसिस पे कम हो जाना चाहिए, कि वो जो एरिया है वो एरिया ज्यादा बड़ा एरिया है, राइट, जो कि लीज में शो किया गया था उससे ज्यादा। मतलब बहराम ये कह रहा है कि लीज तो मेरी मान लो 1000 स्क्वायर फीट के लिए थी, ठीक है, पर ये रेंट मेरे से 1500 स्क्वायर फीट का मांग रहे हैं अमित, ठीक है। तो अब जो फाइंडिंग है एज टू द एक्सेस एरिया इज नॉट रेस जुडिकेटा, मतलब अगर इस केस में कोर्ट ये बोलता है कि ठीक है, जो इस पे कुछ बोल देता है, मान लो कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो रेस जुडिकेटा मतलब जो एक्सेस एरिया है वो एक्चुअल में 200 स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट एक्सेस नहीं, मतलब जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, पर ये 1200 स्क्वायर फीट के बारे में रेंट है। पर अब ये जो केस है, इस केस में जो मेन इशू है वो क्या है, इस केस में मेन इशू जो है वो रेंट का है, ठीक है। मेन इशू किस चीज का है, मेन इशू रेंट का है, ना कि एक्सेस एरिया का। तो अब मान लेते हैं कि एक और इशू, एक और सूट फाइल, अभी आप इस सूट को भूल जाओ, राइट, S1 को भूल जाओ, इसको मान लो आप कि ये फॉर्मर सूट है। अब एक और सूट जब फाइल किया जा रहा है इन दोनों के बीच में, जहां पे इस बात पे डिस्कशन हो रहा है कि क्या एक्सेस एरिया कितना है, मतलब कि एक्चुअल में जो एरिया है वो लीज का कितना है, इस बात पे डिस्प्यूट है। तो अब अगर कोई सब्सिक्वेंट सूट इस बात पे फाइल किया जाता है
तो दैट विल नॉट बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। क्यों? क्योंकि जो पुराना सूट है, ये वाला जो सूट है, इसमें डिसीजन किस बात को लेके दिया गया था? इसमें रेंट को लेके डिसीजन दिया गया था, रेंट मेन इशू था, जबकि ये जो एरिया है ये एंसिलरी इशू था, ये एक इस मेन इशू के साथ साथ एक एडिशनल इशू था। पर जो जजमेंट था, जजमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड था? रेंट से रिलेटेड था। तो फिर इसलिए ये पार्टीज जो हैं, ये इस एरिया वाली जो बात है ये नेक्स्ट सूट में रेज कर सकती हैं, राइट। हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई मान लेते हैं कोई, या फिर अब एक और चीज हम देखते हैं कि अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है फॉर्मर सूट में ऐसे क्वेश्चन पे जो पार्टीज के बीच में इशू में था ही नहीं, तो क्या होगा? दैट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, ठीक है। अब इशू क्या होता है? इशू बेसिकली वो होता है जो एक पार्टी अलेज करती है और दूसरी पार्टी उसको या तो एडमिट करती है या फिर डिनाई करती है, उसको हम बोलते हैं इशू, राइट। तो ठीक है, फॉर्मेट सूट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जो एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि फॉर्मेट सूट का मतलब होता है वो सूट जो पहले डिसाइड हो जाए, ना कि वो सूट जो पहले फाइल किया गया हो, राइट। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता चुका हूं, ठीक है। हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। तो मान लेते हैं कि ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, राइट। ए क्या हो गया? प्लेंटिफ हो गया। बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, बी क्या हो गया? डिफेंडेंट हो गया। किस चीज के लिए? डिक्लेरेशन के लिए फाइल किया, डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए फाइल किया। किस चीज का डिक्लेरेशन लेने के लिए? कुछ लैंड्स लेने के लिए, एज हायर ऑफ सी। ए ये बोल रहा है कि मैं सी का लीगल हायर हूं, तो इसलिए मुझे कुछ लैंड जो है वो मिलनी चाहिए, राइट। पर सूट क्या किया गया? सूट डिसमिस हो गया, ठीक है। सूट डिसमिस हो गया। अब दूसरा सूट जो है वो फाइल किया गया, सी ने दूसरा सूट फाइल किया ए के अगेंस्ट। किस बात? अब क्यों फाइल, ए ने दूसरा सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट। किस ग्राउंड पे फाइल किया? तो पहला सूट किस ग्राउंड पे फाइल किया था? एज लीगल हायर फाइल किया था कि सक्सेशन के थ्रू ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, लैंड मुझे मिलनी चाहिए। पर दूसरा सूट इसने फाइल किया किस लिए? बी के अगेंस्ट, कि प्रॉपर्टी का पोसेशन मुझे मिलना चाहिए किस ग्राउंड पे? ओनरशिप मुझे मिलनी चाहिए एडवर्स पोसेशन के ग्राउंड पे, राइट। किस ग्राउंड पे? एडवर्स पोसेशन के ग्राउंड पे ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। तो अब ये जो रूल ऑफ रेस जुडिकेटा है इस केस में अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले केस में जो इशू था वो क्या था? वो सक्सेशन का था, और जबकि दूसरे केस में जो इशू है वो एडवर्स पोसेशन का है। तो जो इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं? वो इश्यूज अलग हैं दोनों केसेस में, राइट। तो इसलिए जब दो अलग अलग इश्यूज हैं, दो अलग अलग डिस्प्यूट हैं, तो उनके लिए दो अलग अलग सूट फाइल किए जा सकते हैं। और पहले सूट के कारण जो डिसीजन आया, पहले सूट में भले ही कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हो कि भाई सक्सेशन के ग्राउंड पे हम आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, ये लैंड नहीं दे सकते, फिर भी दूसरा सूट जो है, जो ए है, वो फाइल कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ एडवर्स पोसेशन, ठीक है। अब ये एडवर्स पोसेशन वर्ड आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। एडवर्स पोसेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर हम मान लें, लिमिटेशन एक्ट के थ्रू हम इसे गवर्न करते हैं, ईजमेंट्स एक्ट में भी आता है ये। तो अब अगर हम ये मान लेते हैं कि ए जो है बी की प्रॉपर्टी पे 12 साल लगातार, राइट, फॉर 12 ईयर्स और 12 और मोर ईयर्स, लेट्स से बेसिक रूल 12 ईयर्स का है, बट देन लेट्स से 15 ईयर्स ये रह रहा है बी की प्रॉपर्टी पे। बी इस बात को जानता है और ए रह रहा है। बी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, बिल्कुल अनइंटरप्टेड पोसेशन है ये, राइट, बिल्कुल अनइंटरप्टेड पोसेशन है ये इसका। ऐसे केस में अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, 12 साल तक ये इस तरह से चलता रहता है और कुछ और शर्तें हैं जो पूरी करनी होती हैं, अगर सारी शर्तें पूरी हो गई तो उस एक समय के बाद 12 साल का जब पीरियड बीत जाएगा तो उसके बाद बी भले ही ओनर रहा हो पहले इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, पर बी की ओनरशिप, बी विल लूज हिज ओनरशिप, बी अपनी ओनरशिप गंवा देगा, अपना मालिकाना हक इस प्रॉपर्टी पे गंवा देगा, और ए क्या हो जाएगा? ए माना जाएगा जैसे कि वो ओनर है इस प्रॉपर्टी का। तो बी केवल रेमेडी ही नहीं गंवाएगा ए के अगेंस्ट सूट फाइल करके प्रॉपर्टी वापस लेने की, पर अपना राइट भी गंवा देगा, राइट ऑफ ओनरशिप ओवर दैट प्रॉपर्टी। एंड ए क्या हो जाएगा? ए ओनर बन जाएगा इस प्रॉपर्टी का। तो इसको एडवर्स पोसेशन कहते हैं, राइट। तो पहला इसमें जो मामला था, पहला जो सूट था वो डिक्लेरेशन के लिए था,
और दूसरा सूट एडवर्स पोसेशन के लिए था जिस बेसिस पे, तो इसलिए दोनों सूट कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। और जो दूसरा सूट है, जो सब्सिक्वेंट सूट है, इट विल नॉट बी बार्ड बाई प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा, राइट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ए जो है वो बी को सू करता है फॉर पोसेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल डीड इन हिज फेवर। ए ये बोलता है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसका पोसेशन दे दो क्योंकि मेरे पास सेल डीड है, मैंने ये प्रॉपर्टी किसी से खरीदी थी, ठीक है। बी डीड को, जो सेल डीड है, वो चैलेंज करता है और बोलता है फिक्टिशियस है, ये बनावटी है, ये फर्जी सेल डीड है, ये रियल सेल डीड है ही नहीं। कोर्ट क्या करता है, बी की प्ली को अपहोल्ड कर देता है और ए का जो सूट है उसे डिसमिस कर देता है। अब ए एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है, दूसरा सूट फाइल करता है किसी और प्रॉपर्टी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेम सेल डीड, राइट। तो क्या उसका ये जो दूसरा सूट है ये बार्ड होगा, राइट, ठीक है। तो अब हम इसको इस चीज को हम प्रॉपरली समझते हैं। इस एग्जांपल को भी हम डिटेल में समझ लेते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, ए ने क्या किया पहले केस में, ए ने चैलेंज किया, ए ने ये बोला बी के अगेंस्ट सूट फाइल करके, राइट। इसी में हम समझते हैं, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, ठीक है। इस सी को पहले हम सीन से गायब कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए दोबारा सही हम समझ लेते हैं। ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, ठीक है, फॉर पोसेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है। किस चीज का पोसेशन मान लेते हैं, ये प्रॉपर्टी थी, ये लैंड थी, इसके पोसेशन के लिए ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया। अब जब ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया इस लैंड के पोसेशन के लिए, तो यहां पे क्या हुआ और किस बेसिस पे किया, इसने बोला कि ये सेल डीड है मेरे पास, मेरी सेल डीड है, मतलब मैंने लेट्स से एक्स से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, एक्स ने ये प्रॉपर्टी मुझे सेल की थी और इसलिए मेरा अधिकार है इस प्रॉपर्टी पे कब्जे का, आपका नहीं है, राइट। बी जो है वो चैलेंज कर देता है सेल डीड को और ये बोलता है कि ये सेल डीड जो है फिक्टिशियस है, सेल डीड का कोई मतलब नहीं है, ये फोर्ज सेल डीड है, राइट, फर्जी सेल डीड है ये। और कोर्ट जो है वो मान लेता है बी की बात और जो ए है उसके सूट को क्या कर देता है, वो डिसमिस कर देता है, ठीक है। तो मतलब ए को कोर्ट पोसेशन ग्रांट नहीं करता है और ये बोलता है कि ये जो सेल डीड है ये क्या है, ये सेल डीड फिक्टिशियस है, ये सेल डीड फर्जी है, ये सेल डीड वैलिड नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। इस चीज पे कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब क्या होता है, तो ये मान लेते हैं लैंड 1 थी। अब कुछ टाइम बाद ए दोबारा से सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट, राइट, किस चीज के लिए, कुछ दूसरी प्रॉपर्टी जो इसी सेल डीड के थ्रू ये बोल रहा है कि एक्स से ए ने इसी सेल डीड के थ्रू खरीदी थी। तो मान लेते हैं ये लैंड 1 थी, तो लैंड 2 एंड लैंड 3 जो है ये भी, ये ए का वर्जन ये है कि इसने ये इस सेल डीड के थ्रू एक्स से ये तीनों प्रॉपर्टीज खरीदी थी। तो जो पुराना सूट था वो लैंड 1 के बारे में, L1 के बारे में था। तो कोर्ट ने ये बोल दिया था कि ये सेल डीड जो है फर्जी है, फिक्टिशियस है, इसलिए ये जो लैंड है इस पे पोसेशन नहीं मिल सकता बी को, ए को पोसेशन नहीं मिल सकता। तो अब क्या ए दूसरा सूट फाइल कर सकता है लैंड 2 और लैंड 3 के बारे में, जो कि सेम सेल डीड से वो बोल रहा है मैंने खरीदी थी? क्या ये इसका जो दूसरा सूट है सब्सिक्वेंट सूट है, तो ये क्या हो गया, फॉर्मर सूट, राइट, और ये क्या हो गया, सब्सिक्वेंट सूट। क्या ये सब्सिक्वेंट सूट इज बार्ड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा? तो इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो जो पुराना सूट था इसमें मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू क्या था, वो ये था कि क्या ये सेल डीड वैलिड है या नहीं, राइट। ए ने ये बोला था कि ये सेल डीड वैलिड है, बी ने ये बोला था कि ये सेल डीड इनवैलिड है। तो बेसिकली एक पार्टी ने एलिज किया, दूसरी पार्टी ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया और कोर्ट ने इस सेल डीड को बताया कि ये इनवैलिड है और इसी इशू के हिसाब से अपना जजमेंट दे दिया। तो सेल डीड की वैलिडिटी का क्वेश्चन तो पहले ही डिसाइड हो चुका है इस सूट में, फॉर्मर सूट में। तो इसलिए दोबारा से उस सेल डीड को कोर्ट में लेके आना, उसकी वैलिडिटी के क्वेश्चन को डिसाइड करना
विल बी बार्ड बाई प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, भले ही प्रॉपर्टीज अलग हों इन दोनों सूट्स में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैटर है, जो इशू है, वो क्या होना चाहिए, इशू सेम होना चाहिए। जो मेन इशू है वो सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टीज अलग हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल जो सूट है वो रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा। तो कोर्ट ने जब ऑलरेडी इस सेल डीड के बारे में बोल दिया कि इनवैलिड है, तो बार बार कोर्ट जाने का क्या मतलब, राइट। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये एग्जांपल कहता है ए फाइल्स एन इविक्शन पिटिशन अगेंस्ट बी, ओके, जो कि उसका टेनेंट है। इविक्शन पिटिशन क्या होती है, एक टेनेंट को घर से निकालने के लिए, जो भी इंसान आपके घर पे है या उसे निकालना चाहते हैं, तो वो नहीं निकल रहा है तो आप कोर्ट से इविक्शन ऑर्डर मांगते हैं, राइट। तो आपने पिटिशन फाइल, ए ने फाइल करी पिटिशन अगेंस्ट बी जो कि टेनेंट था, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस यूज ऑफ द टेनेंटेड प्रीमाइसेस। ए ने ये बोला कि ये जो बी है ये प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है, ठीक है, टेनेंटेड प्रीमाइसेस का मिसयूज कर रहा है, ठीक। ड्यूरिंग द इविक्शन प्रोसीडिंग्स बिफोर द रेंट कंट्रोलर, ठीक है, A and B enter into a compromise on the understanding that B shall not misuse the premises। बाद में जो रेंट कंट्रोलर है उसने एक कॉम्प्रोमाइज करवा दिया इन दोनों के बीच में, और वो कॉम्प्रोमाइज क्या था कि अब ये बंदा जो है, जो बी है, मिसयूज नहीं करेगा, ठीक है। और इस बेसिस पे एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री आ गई, ठीक है। क्या आ गई, इस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री इन दोनों के बीच में आ गई। कुछ समय बाद ए ने क्या किया, दोबारा इविक्शन पिटिशन फाइल करी बी के अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। तो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि किसी को जेन्युइनली उस प्रॉपर्टी की जरूरत है, नीड है उस प्रीमाइसेस की जो उसने रेंट पे दे रखा है, दैट ही जेन्युइनली नीड्स दैट प्रीमाइसेस। वो हो सकता है उसके खुद के रहने के लिए हो, राइट, हो सकता है कोई इंसान ट्रांसफरेबल जॉब में था और उसने अपनी प्रॉपर्टी जो लेट्स से इंदौर में थी, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा था, अब वो रिटायर होने वाला है, तो पहले तो ये डिस्प्यूट था तो इसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया। फिर उसके 2 साल बाद जब वो रिटायर होने वाला है तो उसने बी को बोला कि अब आप हमारी प्रॉपर्टी इविक्ट कर दीजिए, क्योंकि अब मैं रिटायर होके आने वाला हूं और इंदौर में अपने घर में मैं खुद रहूंगा, मुझे जरूरत है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। तो इसको बोलते हैं बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, रहने के लिए भी, वो रेसिडेंस के लिए भी हो सकती है और वो बिजनेस पर्पसेस के लिए भी हो सकती है। तो इस ग्राउंड पे ए ने बोला बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो जब ये फाइल किया गया सब्सिक्वेंट सूट, तो बी इस बात पे अगर ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं ये तो रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा, पहले ही डिसाइड हो चुका है, तो ये रेस जुडिकेटा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों केसेस में जो मेन इशू है वो अलग है। पहले केस में इशू क्या था कि क्या प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है, दूसरे केस में जो इशू है वो क्या है, वो इशू है, जो ग्राउंड है वो क्या है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है कि एक पार्टी को एक्चुअल में जरूरत है उस प्रीमाइसेस की। तो दोनों केसेस में इश्यूज क्या हैं, सेम नहीं है। तो अगर इश्यूज सेम नहीं है दोनों केसेस में, तो फिर जो सब्सिक्वेंट सूट है, जो बाद में सूट फाइल किया गया है, दैट विल नॉट बी बार्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा, राइट, ठीक है। आई होप आपको अब ये जो चीज है ये बिल्कुल क्लियर होगी कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ अब वर्ड एक ये भी आता है बिटवीन, राइट, बिटवीन द सेम पार्टीज। तो इस बिटवीन का क्या मतलब है, इसको भी हम समझते हैं। बिटवीन का मतलब है सेक्शन 11 में कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज टू सूट, ठीक है। दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टीज जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टीज को फिर भी सेम माना जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं, राइट। तो अगर हम कोई केस देखें जो T2 वर्सेस टीपू है, जिसमें T2 प्लेंटिफ है, टीपू डिफेंडेंट है, राइट, या फिर दूसरा केस क्या है, टीपू फाइल कर रहा है, टीपू बोल रहा है मैं अब टीपू प्लेंटिफ हो गया और T2 डिफेंडेंट हो गया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि इन दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो सेम मैटर पे अगर ये दूसरा सूट फाइल करते हैं तो वो रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा, राइट। इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सूट में एक इंसान प्लेंटिफ है और दूसरे में कोई दूसरा इंसान प्लेंटिफ है, दैट डज नॉट रियली मैटर फॉर द पर्पसेस ऑफ रेस जुडिकेटा। क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर किसी को आपका क्वेश्चन पेपर काफी टेक्निकल बनाने का इरादा हुआ तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रेस जुडिकेटा को डिफेंडेंट्स पे अप्लाई होता है। तो अगर प्री में आपका एक क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा यस, अप्लाई होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, एक कंसेप्ट होता है प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट, जो कि मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था। प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट कौन होता है? प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट वो डिफेंडेंट होता है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्लेंटिफ के साथ ना होकर डिफेंडेंट के साथ ही होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। तो अब प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट कौन होगा? जैसे मान लेते हैं ए एंड बी हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी पे सी ने कब्जा किया हुआ है। ठीक, अब ए जो है वो सूट फाइल करना चाहता है सी से पोसेशन क्लेम करने के लिए वापस। ठीक है, पर क्योंकि सी बहुत पावरफुल इंसान है तो बी डर रहा है, बी बोल रहा है नहीं मुझे नहीं करना ये, भले जबकि ये दोनों ओनर हैं प्रॉपर्टी के, को ओनर्स हैं इस प्रॉपर्टी के, बट स्टिल बी जो है वो सूट फाइल नहीं करना चाह रहा क्योंकि बी शायद डरता है सी से। बी को लगता है कि अगर मैं इसके अगेंस्ट सूट फाइल करूंगा तो ये हो सकता है मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर दे, तो इसलिए वो डर की वजह से नहीं फाइल करना चाह रहा है। पर A decides to file a suit against C for eviction, for getting back the possession of this property, इस प्रॉपर्टी का पोसेशन वापस पाने के लिए। अभी यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप देखो तो A और B का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दोनों क्या है? दोनों की प्रॉपर्टी है, दोनों का सेम राइट है, पर इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है किसके साथ है? C के साथ है, जो कि डिफेंडेंट है जिसने इनकी प्रॉपर्टी पे अननेसेसरी इलीगल जो है कब्जा करके रखा हुआ है। पर क्योंकि बी जो है वो प्लेंटिफ नहीं बनना चाहता, बी जो है वो सूट फाइल नहीं करना चाहता, तो इस केस में इस केस को डिसाइड करने के लिए क्या होगा? इस केस को डिसाइड करने के लिए सूट इस तरह से होगा, ए वर्सेस सी एंड बी। तो अभी जो बी है, क्योंकि बी बनना नहीं चाहता, पर कोर्ट बी को भी पार्टी बनाएगा क्योंकि बी को ओनर है, ताकि ये जो केस है इसको प्रॉपरली डिसाइड किया जा सके। कल को बी आके ये क्लेम ना कर पाए कि नहीं मैं तो को ओनर था, मुझे इस सूट में पार्टी नहीं बनाया गया और मेरे बिना आपने डिसीजन दे दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसलिए ताकि इस तरह का कोई बाद में इशू क्रिएट ना करे बी, इसलिए कोर्ट क्या करता है? कोर्ट इसको भी इस सूट में इंप्लीड कर लेगा। पर क्यों? क्योंकि ये प्लेंटिफ नहीं बनना चाहता, ये सूट फाइल नहीं करना चाहता, इसलिए इसको कोर्ट क्या करेगा? प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बना देगा, इसको डिफेंडेंट की कैटेगरी में रख देगा और इसका नाम होगा प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। पर अगर आप देखो तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भले ही ये डिफेंडेंट है, पर इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ए के साथ नहीं है। किसके साथ है? सी के साथ है, अपने को डिफेंडेंट के साथ है, राइट। तो अब अगर सेम मैटर में बी एक बार डिसीजन आ गया और कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं ये प्रॉपर्टी ए एंड बी की है और ये पोसेशन सी को खाली करना होगा, बाद में अगर सी लेट्स से बी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करता है इसी इशू पे, तो वो जो सूट है दैट सब्सिक्वेंट सूट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। क्यों? भले ही ये को डिफेंडेंट हो, भले ही ये एक साथ दिख रहे हो यहां पे, पर इन दोनों के बीच में क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैसे रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है को डिफेंडेंट पे, तो राइट। अब क्या को प्लेंटिफ्स पे अप्लाई होता है? तो उसका आंसर भी यस होगा, को प्लेंटिफ्स पे भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, राइट। अब को प्लेंटिफ पे रेस जुडिकेटा कैसे अप्लाई होता है ये हम समझ लेते हैं जरा, ठीक है। बेसिकली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जनरल रूल क्या है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्लेंटिफ्स के बीच में नहीं हो सकता, राइट। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो सूट जो है दो सूट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। पर कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्शनल केसेस में हो भी सकता है,
राइट। जनरल रूल एक जनरली नहीं होता है, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे हो भी सकता है। तो ऐसे केस में दोनों एक ऑल्टरनेटिव क्लेम करते हैं कोर्ट से कि भाई आप हम में से किसी के फेवर में भी डिसाइड कर दीजिए। तो ऐसे केसेस में दोनों को को प्लेंटिफ के तौर पे सूट में रखा जा सकता है और सूट को माना जाएगा जैसे कि वो दोनों को प्लेंटिफ्स के बीच में ही है, राइट। तो अब अगर इन दोनों के, तो क्या है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब इन दोनों में से अगर कोई बाद में सूट फाइल करता है सेम मैटर पे, तो उसमें रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, राइट। अभी आपको समझ नहीं आया, समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि हम हमेशा करते हैं। मान लेते हैं एक्स है, एक्स ने अटैचमेंट की डिग्री उसके फेवर में आ गई और एक्स ने आर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच करवा ली, पर एस एंड टी भी आ जाते हैं। एस एंड टी ये बोलते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी भी है, ये प्रॉपर्टी तो मेरी भी है, राइट, केवल आर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब कोर्ट ये डिसाइड, फिर भी कोर्ट ये डिसाइड, तो इसलिए आप ये पूरी प्रॉपर्टी जो है अटैच नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि नहीं ये प्रॉपर्टी जो है वो सोल ओनर आर है, ठीक है। अब अगले केस में, तो अब बेसिकली यहां पे क्या हुआ, आर एस टी वर्सेस एक्स। अब अगले केस में आर, अब ये क्या डिसाइड हो गया, ये डिसाइड हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी है उसका ओनर कौन है, ठीक है। तो यहां पे सूट तो लगभग इस, मतलब जो प्रोसीडिंग्स थी वो इस तरीके से चल रही थी, राइट। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि केवल आर ओनर है। तो अब एस और टी अगर मान लो दूसरा कोई सूट फाइल करना चाहे आर के अगेंस्ट, ये बोलते हुए कि नहीं ये प्रॉपर्टी जो है इसमें हमारा भी हक है, तो अब इनका जो सूट होगा दैट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। क्यों? क्योंकि पहले ही कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आर की है, और उस सूट में एस और टी क्या थे, को प्लेंटिफ्स थे, राइट। पर कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि ये प्रॉपर्टी आर की है, तो इसलिए अब जब भले ये को प्लेंटिफ्स हो, पर अगले केस में भले ये यहां पे साथ दिख रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको एग्जैक्टली क्योंकि साथ में तो नहीं दिख रहा हो, बट जबकि अगले केस में अगर ये एसएनटी फिर भी क्लेम करते हैं ये बोलते हुए कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो इनका जो सूट है दैट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। क्यों? क्योंकि ये चीज पहले ही कोर्ट फॉर्मल सूट में क्लियर कर चुका है। तो इस तरीके से को प्लेंटिफ्स के बीच में भी ये डिसीजन आ सकता है, को प्लेंटिफ्स के बीच में भी इस तरह का विवाद हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो ऐसे मामले में रेस जुडिकेटा को प्लेंटिफ्स पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं हम इसी लेक्चर में, एक्सप्लेनेशन 6। एक्सप्लेनेशन 6 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 6 कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट की जब बात आएगी, ठीक है, तो उसमें जितनी भी पार्टीज होंगी, हर पार्टी क्या होगी, बाउंड होगी, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, जिस भी पार्टी के पास नोटिस था उस सूट का, तो ये जो भी पार्टीज हैं अगर ये सेम मैटर में सेम इशू पे कोई दूसरा सूट फाइल करती हैं, अनदर सूट, सब्सिक्वेंट सूट फाइल करती हैं, तो ऐसे केस में इनका सूट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा, ठीक है। ठीक, अब एक और चीज हम इसमें कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर मान लो कोई डिग्री पास की गई है अगेंस्ट अ शिबायत और अ ट्रस्टी, तो वो क्या होगी, उसके सक्सेसर के अगेंस्ट भी बाइंडिंग होगी, राइट। अगर कोई सूट करता लाया था हिंदू जॉइंट फैमिली का, तो वो जो जजमेंट उस पे आएगा वो उसकी पूरी फैमिली पे अप्लाई होगा। फिर बाद में उसकी फैमिली का कोई एक मेंबर जो है, राइट, अगर वो सूट फाइल करता है तो वो सूट क्या होगा, विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा, ठीक है। तो जो अगर मान लो सन है वो क्या होगा, वो बाउंड होगा अगर फादर के अगेंस्ट कोई डिसीजन आया था, राइट। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी ऐसा होता है, प्लस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भी ऐसा होगा कि एक इंसान के फेवर में अगर डिक्री आई है तो जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो डिक्री उन पे भी बाइंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल, अब इसको मैं आपको फिर से एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है। बेसिकली हम शिबायत ट्रस्टी की बात, शिबायत बेसिकली क्या होता है,
मैनेजर होता है किसी डीटी का, ठीक है, हमें पता है कि जो डीटी है या जो कोई आइडल है वो क्या हो सकती है, वो एक लीगल पर्सन है, और जो लीगल पर्सन है ये क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, किसी को सू कर सकती है, इसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली आइडल तो ये सब करेगी नहीं, उसके बिहाफ पे कोई करेगा। तो जो इंसान ये करता है वो मैनेजर ऑफ डीटी होता है, जिसको सिबाइट कहते हैं। तो मान लो अगर किसी केस में ये केस फाइल हुआ, आइडल ने कोई केस फाइल किया, मूर्ति ने कोई केस फाइल किया कि ये 100 एकड़ जो प्रॉपर्टी है ये हमारी है, और उस पर कोई जजमेंट आ गया, तो वो जजमेंट किस पे भी बाइंडिंग होगा, उस सिबाइट पे जो वो मैनेजर है उस पे भी जजमेंट बाइंडिंग होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैनेजर उसी मामले में एक सेपरेट सूट फाइल करे, ये बोलते हुए कि पहले केस में तो आइडल पार्टी थी, इस केस में मैं हूं। तो जो जजमेंट आएगा वो सिबाइट के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि जो आइडल है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट सिबाइट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई ट्रस्टी है, एक जजमेंट आया कि कोई पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल है वो इस ट्रस्ट का नहीं है, ठीक है। अब जजमेंट आ गया कि भाई एक्स ट्रस्ट है, और उस ट्रस्टी ने जो केस फाइल किया था ये बोलते हुए कि हॉस्पिटल हमारे ट्रस्ट का है, पर ये बोल दिया गया, जजमेंट ने ये बोल दिया कि जो ट्रस्ट है वो ओनर नहीं है हॉस्पिटल का। अब इस ट्रस्टी की डेथ हो गई और इसकी जगह पे सम अदर ट्रस्टी, कोई और बंदा आया जो कि ट्रस्टी बन गया। तो अब ये बंदा दोबारा से केस फाइल नहीं कर सकता ये बोलते हुए कि वो जो ट्रस्टी थे वो तो चले गए, अब मैं दूसरी पार्टी हूं, इसलिए अब मेरे पास हक है कि मैं केस फाइल करूं सेम डिस्प्यूट पे, और मैं रेस जुडिकेटा से बाउंड नहीं होगा। ये डिफेंस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी जब था तो वो जजमेंट आ गया था उसके अगेंस्ट। अब कोई और इंसान आया है तो उस पर भी ये जजमेंट क्या होगा, बाइंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तरीके से जो ट्रस्टी जिस ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था उसी कैपेसिटी में उसी चीज को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जजमेंट किस पे बाइंडिंग होगा, इस पे भी बाइंडिंग होगा। और अगर ये दूसरा सूट लेके आता है सेम मैटर पे तो रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो किसी फादर के फेवर में कोई जजमेंट आया या अगेंस्ट कोई जजमेंट आया, तो अब बेटा जाके ये क्लेम नहीं कर सकता कि फादर के फेवर में आया था, वो अलग पार्टी थे, मैं अलग पार्टी हूं, इसलिए ये जो हाउस है, भले ही आपने ये बोल दिया हो कि ये हाउस फादर का नहीं है किसी और का है, पर अब मैं दोबारा से इस केस में इस सूट को लड़ूंगा और दोबारा से आप ये डिसाइड करो कि ये हाउस किसका है, राइट। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, अ पार्टी हु क्लेम्स अंडर अ पर्सन, ठीक है। तो ये फादर सन क्या है, ये फादर के अंडर क्लेम कर रहा है, तो इसलिए ये जो जजमेंट है फादर पे भी बाइंडिंग होगा और सन पे भी, और इन दोनों को सेम पार्टी ही माना जाएगा, राइट। तो आई होप आपको यहां तक जो भी हमने पढ़ा रेस जुडिकेटा में क्लैरिटी होगी। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, राइट। क्योंकि अगर मैं एक लेक्चर में कर दूंगा तो बहुत हैवी हो जाएगा। आई नो रेस जुडिकेटा थोड़ा टेक्निकल है, और मैं आपको पढ़ा भी इस डिटेल में रहा हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके रेस जुडिकेटा में, कुछ भी ऐसा नहीं हो जो छूटे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़िए। थैंक यू।